मैं हमेशा से ही एक नास्तिक और इंडिपेंडेंट लड़की रही हूँ। ना मुझे मूर्तियों को पूजने में विश्वास रहा और ना ही भूत प्रेत में। पर मेरी माँ मुझे हमेशा बताया करती थी कि हमारे शहर का जो नेशनल हाईवे है, वहाँ से निकले रास्तों पर कुछ तो अजीब घटना होती है। पर जब भी माँ ऐसा कहती तो मैं हंसकर वहाँ से चली जाती। आखिर ये सब भी सच मानने वाली बात है क्या भला? क्या आप जानते हैं कि जिस चीज को आप जब मानते नहीं हैं, तो आसपास की ताकतें आपको वो सब मनाने पर मजबूर कर देती हैं। और उस रोज जो घटना होने वाली थी वो भी ऐसी ही थी। मैं अभी जो आपको बता रही हूँ, इससे मेरे रोंगटे इतने सालों बाद भी डर से खड़े हो रहे हैं। दिल बैठा जा रहा है और धड़कनें बढ़ रही हैं। मेरे ऑफिस का रास्ता भी तो उसी हाईवे से होकर गुजरता था। रोज की तरह आज का भी दिन एकदम नॉर्मल डे था। मैं ऑफिस से बाहर निकल रही थी। वो हाईवे का रास्ता काफी सुनसान था। बस वहाँ कभी कोई एकाध ट्रक जाते नजर आते थे। अजीब तो मुझे भी लगता था कि हाईवे का रास्ता होकर भी वहाँ इतना सन्नाटा क्यों। और मैं भी उस रात अपने ऑफिस से जब लौट रही थी, उस रोज मुझे टैक्सी लेने के लिए हाईवे तक पैदल जाना था। जैसे ही मैं उस हाईवे पर चलने लगी, मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि कोई उन झाड़ियों के पीछे से मुझे देख रहा है। और जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, वो नजरें भी मेरा पीछा कर रही थी। अचानक ही मेरे सामने एक कुत्ता आकर खड़ा हो गया। एक मिनट, उसे मैं जानती हूँ, ये तो भोलू है। यही मेरे ऑफिस के पास तो रहता है। भोलू को देख मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई कि वहाँ मैं अकेले नहीं हूँ। अब भोलू भी मेरे पीछे पीछे ही चलने लगा और अचानक वो रुक गया। मैं सहमी सी जैसे ही मैंने उसे ओर मुड़कर देखा तो वो मुझे देखकर मेरी ओर गुर्रा रहा था, जैसे मेरे अंदर उसे कुछ नजर आ रहा हो। मैं पलटकर फिर से चलने लगी, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भोलू पीछे खड़ा होकर मुझे घूरे जा रहा है। मैंने फिर जब पलटकर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गया था। उस दिन का किस्सा तो यहीं खत्म हो गया और फिर मैंने सोच लिया कि अब से खुद की गाड़ी ही लाऊंगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से गाड़ी लेकर निकली तो मेरी नजर फिर से भोलू पर पड़ी, पर आज मुझे वो बहुत डरा सा लग रहा था, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा होकर उसकी ओर आंखें निकाल कर उसे डरा रहा हो। मैंने अक्सर सुना है कि कुत्तों को भूत नजर आते हैं, तो कहीं भोलू ने यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं देखा। ना चाहते हुए भी ऐसे ख्याल मुझे थोड़ा डरा रहे थे। तभी मैंने ऐसा सोचना बंद किया। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर भोलू के पास जाने के लिए जैसे ही निकली, अचानक से गाड़ी जोर से हिलने लगी और उसका दरवाजा बंद हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया आखिर अभी हुआ क्या। और तभी भोलू चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अगर मैंने माँ की बात मानकर हनुमान चालीसा याद की होती तो मैं जरूर उस दिन बोलती, पर मैं अब आगे चलने लगी। वो हाईवे मेरे किसी बुरे सपने जितना बड़ा था, एकदम अंधेरे से भरा। वहाँ मेरी गाड़ी की लाइटों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब रास्ते पर एकदम शांति थी। मैं आराम से ड्राइव करते हुए चल रही थी कि तभी मैंने देखा कि वहाँ की सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी थी जिसने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। मैं गाड़ी में ही बैठकर जोर जोर से गाड़ी के हॉर्न बजाए जा रही थी। उस सुनसान इलाके में मेरी गाड़ी के हॉर्न की आवाज किसी घायल जानवर की चीख जैसी लग रही थी। फिर भी उस गाड़ी के मालिक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। थक हार कर मुझे मेरी कार से उतरना ही पड़ा। मैं उस गाड़ी के पास गई। कार का मालिक गाड़ी की दूसरी ओर था, जिसकी पीठ मेरी ओर थी। बड़ा अजीब नजर आ रहा था। उसकी गाड़ी भी इतनी पुरानी नजर आ रही थी जितना पुराना ये हाईवे होगा। मैंने हंसकर सोचा भी कि आखिर इतनी पुरानी गाड़ी चलाएगा तब तो वो बीच सड़क पर बंद ही हो जाएगी ना, पागल कहीं का। मैंने जब उससे बात करनी चाही तब उसने मुझे बताया कि उसकी गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट होने से वो बंद पड़ गई है। वो मदद तलाश रहा है। उसने मुझसे भी मदद के लिए पूछा, मगर अनजान आदमी की कैसे मदद कर देती। और मैं चुपचाप वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और उस आदमी को देखने लगी। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, मगर बस उसका शरीर नजर आ रहा था, जो काफी बड़ा और अजीब ही था। काफी देर से मैं सब देख रही थी, पर तब तक वहाँ कोई मदद के लिए आया नहीं। अब मुझे बहुत जोर से गुस्सा आने लगा। मैं अपनी गाड़ी के डिपर उस आदमी की ओर मारने लगी और फिर मैंने खुद ने उसकी मदद करने की सोची। मैं अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे ले जाकर उसकी ओर बढ़ी और उतरकर जैसे ही ठीक उसी जगह पर गई तो मेरी तो आंखें ही बाहर आ गईं। मैंने देखा वहां पर ना ही कोई गाड़ी लगी थी और ना ही वो आदमी। अब मैं डरकर हाँफने लगी थी।
घबराहट से पसीना मेरे चेहरे से होकर नीचे गिर रहा था। आखिर भ्रम क्या था, मेरा उस आदमी को देखना या अभी उस आदमी का नहीं होना? आखिर अभी मैं बात किससे कर रही थी? मैं उल्टे पांव ही फटाफट मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। मगर इस बार गाड़ी में मैं अकेले नहीं थी। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करनी चाही, मगर कांपते हाथों की वजह से चाबी मुझसे लग ही नहीं रही थी और मुझसे मेरी गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। घबराते हुए मैंने चाबी फ्लोर पर गिरा दी और झुककर चाबी उठाने लगी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिछली सीट से हाथ निकालकर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। ये देख मैंने अपना हाथ जोर से खींचा और फिर से चाबी ढूंढने लगी। अब मुझे फटाफट इस हाईवे से निकलना था। मैं जैसे ही चाबी हाथ लगते ही फिर से उठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी कि तभी मेरी नजर कांच पर पड़ी। ओह माय गॉड, वो तो ठीक पीछे मेरी ही गाड़ी में बैठा है। वो बस एकटक मुझे ही घूर रहा था। उसका चेहरा पूरा जख्मी था, जगह जगह कांच के टुकड़े घुसे हुए थे और सबसे अजीब जो था, उसकी गर्दन के बीचों बीच एक बड़ा कांच का टुकड़ा था। अब मैं जोर जोर से हाँफने लगी और मैंने छत की लाइट ऑन की। लाइट जलते ही वहां कोई भी नजर नहीं आया और ये देख मुझे थोड़ी राहत मिली। शायद मैं सड़क वाली घटना से इतनी परेशान थी कि ये सब कल्पना करने लगी हूँ। पर ये क्या, अचानक ही कार की बत्तियां बंद हो गई। मैं घबराहट से स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठी थी। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे कानों के पास कोई गहरी सांस ले रहा है। मैं समझ गई थी कि ये पीछे बैठा वही आदमी है और तभी मेरे कानों में धीमी सी आवाज आती है। मैंने घबराकर अपना हाथ गाड़ी के हॉर्न पर रख दिया, जिससे हॉर्न की बहुत तेज आवाज से सारा सन्नाटा गूंज उठा और तभी वो आदमी मेरे कानों में जोर से चिल्लाता है। मैं जोर से चीखती हुई गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और उसे तेज भगाने लगती हूँ। तभी वो आदमी मेरी गाड़ी से गायब हो जाता है। ये देख मेरा डर थोड़ा कम होता है, मगर इस लंबे हाईवे और काली अंधेरी रात का इतना जल्दी खत्म होना इस रास्ते को मंजूर नहीं था। इस रात मेरे सारे विचार बदलने वाले थे। मैं जैसे जैसे चल रही थी, रास्ता उतना छोटा होता जा रहा था। शायद कुछ पल बाद मैं इस हाईवे से बाहर भी निकल जाती, मगर ये क्या, मुझे कुछ आगे चलने पर सड़क के किनारे पर वही खराब गाड़ी और वही भयानक आदमी फिर से नजर आता है, जो मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर बाय कर रहा था। मैंने गाड़ी की रेस दबाई और फटाफट उस ओर देखे बिना ही गाड़ी वहां से भगा दी। मगर अगले ही मोड़ पर मुझे फिर से वही नजारा नजर आता है। वो मेरी ओर देखकर मुझे हेल्प के लिए बुला रहा था। बार बार वो हर मोड़ पर मिलकर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि ये कोई फिल्म की टेप चल रही हो। एक मिनट, शायद मैं फंस चुकी हूँ। मैं गोल गोल ही चक्कर लगा रही हूँ। मुझे ये भूल भुलैया सी कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं बस तेज तेज अपनी गाड़ी भगाए जा रही थी। पर ये क्या, अगले वाले मोड़ पर ना ही मुझे वो गाड़ी नजर आई और ना ही वो आदमी। इसका मतलब ये है कि शायद मैं अब आगे निकल चुकी हूँ, पर डर से मेरे हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे। मैं बिल्कुल भी ड्राइव करने की हालत में नहीं थी। तभी हाईवे से थोड़ी दूर आने पर मुझे एक पुलिस अंकल नजर आते हैं। उन्हें देख मुझे थोड़ी राहत की सांस आती है। मैं गाड़ी से उतरकर हाँफती हुई उनकी ओर गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर कांपती आवाज में मदद के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी वो मुड़कर मेरी ओर देखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मेरी सांसें वहीं अटक गईं और उस नजारे ने मुझे भीतर तक हिला दिया, इतना कि मैं खुद आपको ये कहानी सुनाने आज आई तो हूँ, मगर इसके बाद न जाने कितनी रातों तक मुझे नींद नहीं आएगी। वो पुलिस वाला मेरी ओर मुड़कर बोला। मैंने अपनी झुकी हुई नजर उठाकर उसका चेहरा देखा तो वो कोई पुलिस नहीं बल्कि वही आदमी था जो मेरी गाड़ी में था। ये देख मेरी जोरदार चीख निकल पड़ी और मैं वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। मुझे होश भी नहीं था कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। पास के पुलिस थाने के कुछ लोग बाद में मुझे उठाकर ले गए और जब मुझे होश आया तो मैं चौकी में ही थी और मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया। तब मुझे उन्होंने बताया कि जब ये हाईवे बन रहा था तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था और हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे गाड़ी का कांच उसके गले में चुभ गया। बेचारा बहुत तड़पा, ठीक से चीख भी नहीं पाया। ऐसी हालत में भी वो गाड़ी रुकवाकर सबसे मदद मांग रहा था, मगर किसी ने भी उसे देखकर गाड़ी नहीं रोकी और उसकी वहीं मौत हो गई। तब से वो उस हाईवे पर नजर आता है। बहुत से लोग उसके शिकार भी बने हैं। मैं बहुत लकी थी जो बच गई। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस ही बदल लिया और फिर कभी उस हाईवे पर दोबारा नहीं गई। ऐसी ही दिलचस्प सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियों का मजा लेना है तो अभी जुड़े हमारे चैनल हॉरर सिटी से।
आज की कहानी नरेश नाम के एक लड़के की है जो आंध्र प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन के पास उतरता है और एक खतरनाक घटना का अनुभव करता है। ये बात है करीब 18 साल पहले की, जब नरेश एक शादी में गया हुआ था। उस समय नरेश की उम्र लगभग 22 साल की थी जब उसके साथ ये भूतिया घटना हुई थी। नरेश के बड़े भाई का नाम रामू था और उसकी माता का नाम कमला था। उसके परिवार में केवल 3 ही लोग थे और सभी लोग मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहते थे। दरअसल नरेश अपने बड़े भाई रामू के साथ अपने मामा के लड़के की शादी में उनके गांव में गया हुआ था। उसकी माँ अपने भाई की शादी में नहीं जा पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। नरेश और रामू तो शादी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके भाई का दिल दुख जाए, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती अपने दोनों बेटों को अपने भाई के लड़के की शादी में भेज दिया था। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था चित्तूर रेलवे स्टेशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नरेश और उसके भाई रामू बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। नरेश अपने मामा के लड़के की शादी में जाता है और शादी का बहुत लुत्फ उठाता है। गांव जाते वक्त तो उसे सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि उसके साथ उसका भाई रामू भी सफर में था। लेकिन गांव से घर वापस लौटते वक्त उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि नरेश अकेला था। रामू नरेश के साथ इसलिए वापस नहीं गया था क्योंकि शादी की बहुत भागा दौड़ी के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर उसकी माँ कमला भी अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। दरअसल नरेश अपनी माता को रोज पीसीओ से टेलीफोन करता था और अपनी माँ का हालचाल लेता था, और जब उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और इसीलिए वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहता था। भाई तू चला जा, तू माँ का ख्याल रख, जाके जल्दी जा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं भी ठीक होकर आ ही जाऊंगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहें, तो मैं चलता हूँ। अब आप ध्यान रखना अपना और जल्दी आना। और नरेश अपने मामा मामी के पैर छूकर वहां से निकल जाता है। नरेश पहली बार अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक गया था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के करीब 2:30 बज रहे थे और कहीं से भी बोतल और पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब दूसरा रेलवे स्टेशन आएगा तो वो वहां से पानी भर लेगा, और तभी कुछ समय बाद आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन देखकर नरेश काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। वो ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा था वो डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। केवल इक्का दुक्का लोग ही डिब्बे के अंदर थे। ट्रेन जैसे ही रुकी वो स्टेशन की खामोशी और वीरानापन को देखकर थोड़ा डर और सहम जाता है, लेकिन उसे इतनी जोर की प्यास लगी थी कि वो बेबस हो गया था और वो ट्रेन से उतर जाता है। उस वक्त रात काफी काली थी और पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। रेलवे स्टेशन में कुछ लोग खड़े भी थे, लेकिन वे लोग भी अपनी ट्रेन आने के बाद उसमें चढ़ गए थे। ट्रेन से उतरने के बाद वो अपने सिर को दाएं बाएं घुमाता है तो देखता है कि वहां पर एक नारियल पानी वाला है। वो सोचता है कि अपनी बोतल में पानी भरने के बाद वो नारियल पानी भी खरीदेगा, तो वो जल्दी से अपनी बोतल में पानी भरता है और उस नारियल पानी वाले के पास जाकर एक नारियल खरीदता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? इतना वीराना क्यों है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं, बस ऐसा ही है भैया। और वो नारियल पानी वाला अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है। नरेश नारियल पानी पी ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 4 साल की रही होगी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसका कद करीब 5 फुट 4 इंच था। उसका रंग गोरा और आंखों का रंग भूरा था। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नरेश को ये देखकर तो अच्छा लगा कि उस रेलवे स्टेशन में उसके अलावा कोई और भी है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नरेश को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नरेश थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वो बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा था। बड़ी ही अजीब बात थी। थोड़ी देर बाद नरेश अपनी नजरें उन दोनों से हटाता है
थोड़ी ही देर में लगभग उसके नारियल का पानी भी खत्म हो चुका था। वो खाली नारियल को कूड़ेदान में फेंकता है और अपने ट्रेन की ओर चलने लगता है। ट्रेन की ओर बढ़ते वक्त वो दूसरी तरफ देखता है कि दोनों माँ बेटे बिना किसी डर के रेलवे ट्रैक पर आराम से चले जा रहे थे। नरेश जोर से चिल्लाता है, अरे क्या कर रहे हो, कोई है, सुनो, देखो ये लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, अरे रोको कोई इन्हें। नरेश काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अब इन दोनों की जान बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ट्रेन आने वाली थी। वो बहुत जोर जोर से उस माँ बेटे को बुलाने लगता है और बार बार उन दोनों को रेलवे ट्रैक से वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों बेसुध होकर अपने रास्ते पर चले ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन दोनों को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और दूसरी ओर नरेश की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। अरे हट जाओ, आप ये क्या कर रही हैं? हट जाइए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। तभी दूसरी ओर से जोर से ट्रेन के हॉर्न भरने की आवाज आती है और नरेश और भी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी ओर दोनों माँ और बेटे के चेहरे में बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। उन्हें ना ही कोई खौफ था और ना ही कोई चिंता। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नरेश के मन में बार बार आ रहा था। वो दोनों चलते जाते हैं और नरेश दूसरी ओर से चिल्लाता जाता है। वो भागकर उनके पास जाता है। वो जैसे ही बच्चे को पकड़ता है, इसी बीच नरेश को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो जैसे किसी जानवर के लग रहे थे। वो दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर का आधा हिस्सा भी गायब था। और ये दृश्य देखकर नरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साथ ही साथ उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डर के मारे पीछे हटता है और वहीं गिर जाता है। तभी ट्रेन ट्रैक पर आती है और उन दोनों के शरीर के आर पार हो जाती है। वो उठकर वहां से तेजी से भागता है। वो बस भागता जाता है और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आगे भागता जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। काफी दूर तक भागते हुए नरेश की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है। तभी नरेश को रास्ते में एक जगह पुलिस का नाका मिलता है। वो जल्दी से उनके पास जाता है और मदद मांगता है। सर मेरी मदद कीजिए, वो दोनों मुझे मार देंगे। पुलिस वाला उसे पानी का गिलास पकड़ाता है। आप पहले शांत होकर बैठो, पानी पियो, आराम से बैठो, फिर बताना। नरेश उनको सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी सुरक्षा के साथ घर जाने में आपकी मदद करेंगे। नरेश ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था सर, क्या आप बता सकते हैं? तब पुलिस वाला उसे चित्तूर रेलवे स्टेशन की एक सच्ची घटना बताता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 5 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर ट्रेन से आंध्र प्रदेश के एक शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में चित्तूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसका बेटा जिद करने लगा कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है और वो आदमी ट्रेन से उतरकर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उठकर भागने लगा और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे भागी। दोनों ट्रेन से उतर गए। स्टेशन पर कई दुकानें थी और ट्रेन भी थी, इसलिए नजर नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान पर गया है। वो दोनों थोड़ा चलते हुए आगे चले जाते हैं और तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है, क्योंकि ट्रेन चलने ही वाली थी। इसी बीच उसका पति भी वहां आ जाता है। ये सभी लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है और इसी हड़बड़ी में बेटा ट्रेन के नीचे आकर कट जाता है और माँ भी उसे बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ जाती है और उनकी वही मृत्यु हो जाती है। उस आदमी का रो रो कर बुरा हाल था। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी। आपकी किस्मत अच्छी थी
कि आप बच गए। नरेश को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, ये अच्छी बात है। फिर पुलिस वाला नरेश को बस स्टैंड पर ले जाता है और वो बस से अपने शहर चला जाता है।